विशिष्ट शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से है कई फायदे, इसलिए नियोजित पद का जिंदा रहना काफ़ी जरूरी। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन विसंगति का मामला पहुंचा एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के पास। निदान होने की संभावनाएं बढ़ी। स्टेट का रिजल्ट हुआ जारी। शिक्षक बहाली में बढ़ गया कंपटीशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। विशिष्ट शिक्षकों को नियोजित के पद से काफ़ी फायदे हैं। कई ऐसे मोड़ हैं जिस मोड़ पर नियोजित शिक्षकों को ज्यों ही सरकार की ओर से लाभ मिलेंगे, वहीं पर वो लाभ विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों के लिए नियोजित पद का जिंदा रहना काफ़ी जरूरी है। आइए आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं कि आखिर वो कौन सा मोड़ है जिस पर विशिष्ट शिक्षक निर्भर है नियोजित शिक्षकों के ऊपर। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विशिष्ट शिक्षक कई मायने में और कई मोड़ों पर नियोजित शिक्षकों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। दरअसल कई ऐसे बिंदु है जिस पर हम बातें करेंगे और आपको भी यह आभास होगा कि अपने लिए तो हो या ना हो, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के लिए खासतौर पर नियोजित का यह पद जिंदा रहना काफ़ी जरूरी है। जहां पर सक्षमता परीक्षा 5 का आयोजन किया जा रहा है और इस 5 सक्षमता परीक्षा में अगर तमाम शिक्षक सम्मिलित हो जाते हैं और उनका रिजल्ट घोषित होने के उपरांत तमाम नियोजित का पद समाप्त हो जाता, सभी के सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाते, तो मेरा जो मानना है उसके अनुसार कई वो ऐसे लाभ है जिससे वंचित हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए प्रोन्नति का मामला। प्रोन्नति शिक्षकों का अधिकार है और विशिष्ट शिक्षकों का अपना अधिकार है। यहाँ पर प्रोन्नति कब मिलेगी यह अंधेर में दिखता है। विशिष्ट शिक्षकों की ओर से डिमांडें तो की जाती है कि हमें प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सेवा 20-20 वर्षों की हो चुकी और आज तक मुझे किसी भी प्रकार की प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया, तो आखिर कब। वहीं पर देखेंगे दोस्तों, यह डिमांड और यह मांग शिक्षकों का यह जायज़ है, परंतु यह निर्भर करता है नियोजित शिक्षकों के ऊपर, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की ओर से लगातार ही प्रोन्नति की डिमांडें की जा रही और यहाँ पर सरकार भी काफ़ी दबाव में है, क्योंकि 3 ऐसे फैसले हैं माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला सरकार के ऊपर दबाव डालता है। दरअसल दोस्तों प्रोन्नति के मामले में 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं नियोजित शिक्षक, और जब फैसला नियोजित शिक्षक के फेवर में है तो हर हाल में सरकार को यह प्रोन्नति आज हो या फिर कल हो देना पड़ेगा। और यह देना प्रारंभ भी हो गया, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से तमाम जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आदेशित किया गया कि आप सभी अपने अपने जिले में प्रोन्नति देना प्रारंभ कर दे। और वहीं पर देख लिया जाए प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को मिलता है, मिलते ही विशिष्ट शिक्षक भी इसकी डिमांड, क्योंकि एक साथ विशिष्ट शिक्षक यही डिमांड करेंगे कि हम दोनों एक ही साथ बहाल हुए, हम राजकर्मी बन गए और वो राजकर्मी नहीं है, तो जो राजकर्मी नहीं है उन्हें प्रोन्नति का लाभ मिल गया और मैंने सरकार की बातें मानकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किया, तो मैं प्रोन्नति से वंचित हो गया, जिसके कारण दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रोन्नति के मामले में भी विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षकों के ऊपर निर्भर है और इस मसले पर नियोजित शिक्षकों से काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं विशिष्ट शिक्षकों को। आइए दोस्तों अब बातें करते हैं यूटीआई पेंशन फंड के बारे में। विशिष्ट शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, जब विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक थे उस समय सरकार की ओर से यह प्रावधान किया गया था कि राज्यांश फंड यानी राज्यांश की ओर से शिक्षकों के यूटीआई पेंशन खाते में प्रति महीना 200 रुपया दिया जाएगा। लेकिन ज़रा सोचा जाए दोस्तों कि नियोजित से राजकर्मी बन गए, लेकिन आज तक एक बार भी राज्यांश का वो लाभ शिक्षकों के इस फोलियो नंबर में नहीं पहुंच पाया। यानी लगभग 200 रुपये के दर से 200 रुपये के दर से न जाने कितने पैसे हो गए, वो पैसा आज तक नहीं मिल पाया। तो इसके आधार पर डिमांडें की जा रही है नियोजित शिक्षकों की ओर से कि
ये पेंशन फंड के अंतर्गत, यूटीआई पेंशन फंड के अंतर्गत राज्यांश जो शिक्षकों के लिए होता है उसे जारी किया जाए, और वो पैसा भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। तमाम जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों से नियोजित शिक्षकों के नेताओं के स्तर से मिलकर यह डिमांड किया जा रहा है कि उसे नियोजित शिक्षकों के पेंशन फंड के खातों में भेजा जाए, और भेजने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, नियोजित शिक्षक के खाते में जो ही राज्यांश का वो लाभ मिलेगा, विशिष्ट शिक्षकों को भी जरूर मिलेगा। वहाँ पर नियोजित है तब उनके स्तर से यह डिमांड की जाती है, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक को ही उनके डिमांडों की पूरा होते ही इनका डिमांड पूरा हो जाएगा। इसलिए नियोजित शिक्षकों से फायदे हैं विशिष्ट शिक्षकों को। आइए अब बातें करते हैं ईपीएफ की राशि के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है और बीते कल के वीडियो में मैंने बताया था कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से यह न्याय निर्णय आ चुका है कि नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ मिलेगा, और यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की ओर से डिमांडें की जा रही है कि मुझे नियुक्ति तिथि से अब इसका लाभ दिया जाए। क्योंकि दोस्तों सितंबर 2020 में जिस वक्त से ईपीएफ का लाभ मिलना शुरू हुआ था, उस समय सरकार के द्वारा नियुक्ति तिथि 1 सितंबर 2020 लिखवाया गया था उस ईपीएफ के फॉर्म में, और वहीं पर लिखा जाता पूर्व की वो तारीख, तो स्वाभाविक है पूर्व से वो पैसे देने पड़ते। लेकिन वहाँ पर 1 सितंबर 2020 इसलिए लिखाया गया कि उस तिथि से वो पैसे जारी किए गए थे। तो इसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर डिमांडें की जा रही, और यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जब न्याय निर्णय आ चुका है तो नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ नियुक्ति तिथि से जरूर मिलेगा, और जो ही वो मिलेगा तो लगभग 5-5 लाख रुपए सबसे पूर्व के बहाल नियोजित शिक्षकों को लाभ होगा। तो यहीं पर अब देख लिया जाए, जो ही नियोजित शिक्षकों की यह डिमांडें पूरी होगी, विशिष्ट शिक्षक भी यह डिमांड करना शुरू कर देंगे कि जब नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिल गया तो मुझे इसका लाभ क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ पर दोस्तों सरकार भी विवश होगी और मंथन करने के उपरांत ये फायदे विशिष्ट शिक्षकों के खाते में भी भेजना शुरू करेगी। तो यहाँ पर बातें आती है कि डिमांड करने की बात। विशिष्ट शिक्षक लाखों की संख्या में आखिर बहाल तो हो गए, राजकर्मी का दर्जा तो प्राप्त कर लिए, लेकिन सवाल उठाने और सरकार से डिमांड भी करने का कार्य आज की तिथि में कोई कर रहा है तो नियोजित शिक्षक के शीर्ष लीडर ही कर रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। जो ही उन्हें यह लाभ होगा, विशिष्ट शिक्षकों को भी जरूर लाभ होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर नियोजित का पद जिंदा रहना काफ़ी जरूरी है। अब आइए बातें करते हैं कि नियोजित का पद जिंदा रहना विशिष्ट शिक्षकों के हित में तो काफ़ी फायदेमंद है, तो क्या नियोजित शिक्षकों के लिए हित में फायदेमंद? दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो नियोजित हो या फिर विशिष्ट शिक्षक, यहाँ पर एक राशि जो एनपीएस की राशि है और उधर ईपीएफ की राशि है, अगर अंतर डिफरेंस हो रहा है तो सिर्फ इसी का। लेकिन वहीं पर देख लिया जाए, यह नई प्रक्रिया के तहत ईपीएफ का वो बेसिक 25,000 रुपये होने जा रहा है। जो ही 25,000 रुपये इसका बेसिक होगा, फिर डिफरेंस काफ़ी कम ना के बराबर रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ढेर सारे शिक्षक आज की तिथि में है नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, वो अपने नियोजित पद पर ही रहना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण देखा जाए दोस्तों, तो जिनकी सेवा 1 वर्ष हो या फिर 2 वर्ष हो या फिर 3 वर्ष बची हुई या 5-5 वर्ष भी बची हुई है, तो उन शिक्षकों का ये भी सोच है कि आखिर एनपीएस का लाभ बिना 10 वर्ष सेवा किए हुए ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाता। एनपीएस से जो भी राशियां मिलती है पेंशन के रूप में, वो 10 वर्ष की सेवा करने के उपरांत ही कुछ राशियां मिल पाती। 10 वर्ष से कम सेवा देने के एवज में शिक्षकों को पेंशन फंड में कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। दरअसल यह ईपीएफ के अंतर्गत जो पेंशन की राशि बनेगी सो, और ये एनपीएस के फंड के तहत जो पेंशन की राशि बनेगी वो लगभग समान हो जाएगी। तो इस आधार पर ज़्यादा जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम बची है, उनके स्तर से ज़्यादातर शिक्षक के स्तर से यह निर्णय लिया जा चुका है कि हमें नियोजित पद पर ही रहना है। दूसरा कारण यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों, तो आपने देखा ही होगा कि जब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए, उसके बाद हुआ क्या, लगभग 10 महीनों तक शिक्षकों का वेतन घट गया और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहाँ जितने पैसे उठते रहते हैं सैलरी के रूप में, उसका खर्च बंध जाता है,
और जब पैसों में कमी हो जाती है तो स्वाभाविक है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सैलरी में कमी हो गई तो दिक्कत होना लाजमी बन जाता है। और यह प्रक्रिया एक बार नहीं हुई। सक्षमता 1 के साथ तो 10 महीनों का खेल हुआ, ठीक सक्षमता 2 के शिक्षकों के साथ यही नज़ारा देखने को मिला, जिसके कारण आज की तारीख में ढेर सारे नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें इस बात की डर सता रही कि ऐसा ना हो कि राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया जाए और उसके बाद 6 महीनों तक हमारा सैलरी कम हो जाए। उस समय इस स्थिति में आखिर जीविकोपार्जन कैसे हो पाएगा, जिसका नतीजा है कि नियोजित शिक्षक काफ़ी संख्या में नियोजित पद पर ही बने रहना चाहते हैं। और इस पद को जिंदा रखने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय के स्तर से यह आदेश पारित है और सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि नियोजित पद को भी जिंदा रखना है और इनके वेतन को भी आकर्षक बनाना है, इनकी सेवाओं को भी आकर्षक बनाना है। अब आइए दोस्तों बातें करते हैं वेतन विसंगति का मामला। वर्ष 2022 में बहाल शिक्षक जिनका वेतन विसंगति का मामला इन दिनों तूल पकड़े हुए है। दरअसल दोस्तों वर्ष 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल गया, वो भी राजकर्मी हो गए। और उसके बाद 2023 में जो विद्यालय अध्यापक बहाल हुए उनका वेतन आज की तारीख में 2022 में बहाल शिक्षकों से ज़्यादा है, जिसके कारण इस मसले को आखिर अब एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमावली में जो प्रावधान है उसके अनुसार वेतन विसंगति को समाप्त करना है। इसलिए एक बार फिर से इनका वेतन का निर्धारण करते हुए वेतन विसंगति की समस्या को दूर किया जाए। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि पेच कहाँ पर फंसाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर बातें चल रही है कि यह विशिष्ट शिक्षकों का मसला है, तो वेतन विसंगति का अगर मसला है तो तुलना विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से किया जाना चाहिए, ना कि विद्यालय अध्यापकों के वेतन से किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर पदाधिकारियों का कहना हो रहा है कि यह वेतन विसंगति नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह विशिष्ट शिक्षक का सबसे निचले जो सबसे कनीय शिक्षक है उनका यह वेतन है, विद्यालय अध्यापक का अलग है, उनका ये डिमांडें है। वहीं पर देख लिया जाए तो इन शिक्षकों का कहना है, 2022 वाले शिक्षकों का कहना है कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के समान ही सेवा शर्तें लागू करने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके आधार पर दोनों को समान बनाने की बातें की गई है और शिक्षकों की ओर से यह आवाज़ें उठाई जा रही कि जब दोनों की सेवाओं को बराबर कर दिया गया तो क्यों नहीं हम सभी के वेतन को बराबर किया जा सकता। दरअसल यह विसंगति दूर होगा तो दोनों के वेतन बराबर हो जाएंगे। यही कारण है कि अपने अपने ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, लेकिन सरकार को इस पर मंथन करना है। और जब राजकर्मी हो गए तो यह नियम बनता है और यह अधिकार बनता है शिक्षकों का कि वो कम तो वेतन नहीं, कम से कम बराबर वेतन जरूर पाए। दोस्तों ये है आज की खबर और इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।